गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एमसीक्यू आज कवर करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग का जो एमसीक्यू जो होगा उसमें 55 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग बच्चों 55 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसके पहले बच्चों 2 दिन क्लास मेरी गैप रही, उसके लिए सॉरी। क्योंकि रीज़न ये था कि थोड़ा आँख में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आप लोग देखोगे ये राइट आइज मेरी, ठीक है, तो वो रेड हो गई है, ठीक है। अभी तो काफ़ी अच्छा है, इसके पहले 2 दिन बहुत तकलीफ में रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं क्लास व्लास ले नहीं पाया। तो अब क्लास आपका कंटिन्यू करूँगा, ठीक। तो हम लोग बच्चों एमसीक्यूज कवर करते हैं, ठीक है। समय ना जाया करते हुए आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे, ठीक। चल, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। एक पार्ट मैंने करा दिया है ज्योग्राफी का, ये पार्ट 2, ठीक। पार्ट 2, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, ठीक ना। कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो जरा इस बात को देख लें हम लोग। तो कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाएगा, तो बच्चों 97%, 97 पॉइंट कुछ, या हम कह लें 2, ठीक है। और 2.7%, ठीक है, ये क्या है, तो 97% जल ये कहाँ पाया जाता है, सागर और महासागर में, ठीक ना। सागर और महासागर में। और बाकी 2.7 जो है ये कहाँ होगा, ये ग्लेशियर, ग्लेशियर, झील, ठीक है, नदी, ठीक ना, नदी, अन्य जगहों पे, ठीक है। तो ये 2 डेटा बच्चों हम लोग से पूछे जाते हैं, ठीक। ये 2 डेटा हम लोगों से पूछा जाता है। तो इस बात का यहाँ पे हम लोग को जवाब मिला इस क्वेश्चन का, क्या कि कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाएगा पृथ्वी के कुल जल का, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 97.2%, ठीक। अच्छा, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है। अब ये बात बच्चों नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे देखो, ये बनाया मैंने पृथ्वी का ग्लोब, ठीक। और ये पृथ्वी यहाँ बच्चों देखो क्रोड, और इसके बाद से, इसके बाद ये ऐसे यहां से भी, ठीक है, यहां से भी ये क्या है, ऐसे बटा हुआ है। तो ये पार्ट हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट, भूपर्पटी यानी क्रस्ट, ठीक। ये पार्ट जो है ये होता है मेंटल, ठीक है, मेंटल। और ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं कोर, कोर, ठीक। हिंदी बोलते हैं इसको क्रोड, क्रोड, ठीक है, क्रोड। और यहाँ पे, यहाँ पे ये बच्चों, ये मेंटल का भी डिवीजन है 2 पार्ट में, क्रोड का भी 2 पार्ट में डिवीजन है, ठीक ना। आउटर कोर, इनर कोर, ठीक ना, आउटर कोर, इनर कोर। तो यहाँ ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ठीक। तो हम लोग को मालूम बच्चों ऊपरी मेंटल जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एस्थेनोस्फीयर, ठीक ना, दुर्बल मंडल। और ये क्या है, ये मैग्मा वाली अवस्था में, ठीक ना, मैग्मा वाली अवस्था में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी की क्रोड, तो क्रोड ये है, क्रोड मुख्यतः किससे बनी है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जब जब सन में विस्फोट हुआ था, तो सन के जो विस्फोट के जो टुकड़े थे उन्हीं टुकड़ों से निर्माण हुआ है ग्रहों का। तो सन एक पूरा गर्म, ठीक ना। अब पूरा पृथ्वी क्या था, गर्म था, एकदम लावा की तरह तपता हुआ था, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या था कि हल्के पदार्थ जो है बच्चों, ठीक ना, यहां देखना, यहां हल्के पदार्थ क्या है, हल्के पदार्थ वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक ना। तो जैसे गैस वगैरह ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, और भारी पदार्थ, भारी पदार्थ अंदर की तरफ जा रहे थे, ठीक ना, अंदर की तरफ। तो इसी इसी क्रम में जो भारी पदार्थ हैं जैसे लोहा वगैरह, लोहा वगैरह, तो वो क्या हुआ, वो अंदर की तरफ आया। तो अंदर की तरफ आया, तो अंदर अंदर बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, परंतु इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है, यही पूछ रहा है इस प्रश्न में, ठीक ना। यही पूछ रहा है इस प्रश्न में कि सबसे ज्यादा इसमें क्या मौजूद है, ठीक। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर होता है बच्चों निकल एवं लोहा, ठीक ना, निकल एवं लोहा। और यही गैस जो ऊपर जाने का बच्चों प्रयास कर रहे थे, इसी से निर्माण हुआ है क्या, हमारे वायुमंडल का, ठीक ना, हमारे वायुमंडल का, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समझ रहे हो, ये वायुमंडल का इसी तरह निर्माण हुआ है, ठीक। वरना
हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल कहाँ से आ गए हैं, कैसे उत्पन्न हो गए हैं, और पूरा हमारे पृथ्वी पे आज भी मौजूद है। तो मौजूद तो इसलिए है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। भाई तुमने अंदर से पावर लगाया, बाहर तो आ गए, मगर हमारी पृथ्वी अब तुमको छोड़ने नहीं दे रही है अपना तल, ठीक ना, अपना सतह जो है वो छोड़ने नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, आज भी ये वायुमंडल हमारे चारों तरफ मौजूद है। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहाँ था पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है, तो निकल एवं लोहा। ठीक, आगे चलें। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर जो है प्रशांत महासागर, परंतु रटने से काम नहीं चलेगा, कुछ बातों को जरा सुनो। जैसे बच्चों, जैसे ये मान लो पृथ्वी बनाया, पृथ्वी मान लो ये स्थल है, तो समुद्र की स्थिति क्या है, समुद्र की स्थिति क्या है, देखो समुद्र की स्थिति क्या है। जैसे हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप से, ठीक ना, ये कुछ इस टाइप से, ठीक, ये ऐसे, समझ रहे हो। और यहां भी अगर मिटा दें, ध्यान से देखना बच्चों, वीडियो भगाना नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। ठीक, ये यहां ऐसे, ठीक है, यहां ऐसे, तो ये पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वर्षा जब प्रारंभ हुआ, ठीक ना, हमारे पृथ्वी पर जब वर्षा प्रारंभ हुई तो ये क्या हुआ, ये पूरा ये गड्ढा जो है, ये कई हजार सालों तक वर्षा होती रही, नतीजा क्या हुआ, ये गड्ढे पूरे भर गए, ठीक ना, ये गड्ढे पूरे भर गए। और जब भर गए तो बच्चों यही क्या बना, यही बना महासागर, ठीक ना, महासागर। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, गर्त क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, ठीक है, ये अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो टेस्ट पेपर से ही तुम लोग का काफी चैप्टर जो है यही कवर करूंगा मैं। तो मेरियाना गर्त, ठीक, कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो बच्चों देखो, जैसे हमारी धरातल है, सड़क पे चल रहे हो तुम लोग, तो सड़क पे चल रहे हो, धरातल है, ठीक, तो ये बताओ अगर समुद्र में उतरे तो पानी के नीचे क्या स्थल होगा कि नहीं होगा, होगा स्थल। ठीक, क्लियर बात है। तो स्थल अंदर है, तो अब जरा समझना कि अंदर स्थल है तो ये स्थल क्या एकदम समतल होगा, इसका सरफेस जो है क्या एकदम इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो कहीं उबड़ खाबड़, कहीं गहराई। तो हमारे इन महासागरों में सबसे गहरा जो क्षेत्र है, तो ये मान लो मैंने कहा प्रशांत महासागर, तो ये स्थल ऐसे कुछ, ठीक, और यहाँ नीचे आने पे यहाँ जाके स्थल मिल रहा है, यानी कि समुद्र जो है कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो यही बच्चों देखो क्या है, सबसे समुद्र का गहरा स्थान, तो इसी स्थान को हम कहते हैं मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, ठीक ना, मेरियाना गर्त, ठीक, मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशन, ठीक ना, प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में, अच्छा यानी कि संख्या पूछ रहा है, ठीक ना, संख्या पूछ रहा है, मैंने ऑप्शन अभी नहीं देखा हूं, मैं समझ गया कि यहाँ क्या पूछने जा रहा है, संख्या पूछ रहा है प्लेटों की। ठीक, तो बड़ी और छोटी, यहाँ देखो मैंने तुम लोग को बच्चों बताया था कि हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 93 छोटी प्लेटें हैं, ठीक ना, छोटी प्लेटें। 7 ये जो बड़ी प्लेटें हैं, ठीक ना, मैंने इनको इनकी तुम लोग को गतियां भी बताया है, ठीक, गतियां भी बताया है, 3 टाइप की गति बताए हैं। ठीक, ये क्या है, ये अभिसारी गति, अभिसारी गति, शायद इससे क्वेश्चन भी है, इससे शायद बच्चों क्वेश्चन भी है, समझ रहे हो, ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बच्चों, समझ रहे हो ना। ठीक, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, ठीक है, वीडियो, लेखपाल, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। एक भी जो है नया क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट से मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, समझ रहे हो, सब पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, तो सुनो, तो शायद इससे भी क्वेश्चन है जो मैं समझाने जा रहा हूं, अभी आगे आएगा। तो अभी सारी गति, और एक होता है ये ऐसे 2 प्लेटें हैं, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी। और एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाता है, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संदक्षी। ठीक, तो ये 3 प्रकार की गतियां। तो अब ये प्लेटें गतियां कर रही हैं, तो 7 बड़ी प्लेट हैं, 93 छोटी, जिसमें जिसमें ज्ञात, ज्ञात मतलब कि ये 100 बड़े प्लेट हैं, वैज्ञानिक कितना खोज पाए हैं,
वैज्ञानिक कितना इसमें खोज पाए हैं, तो यहाँ ध्यान रखना होगा, वैज्ञानिक खोज पाए हैं कितना, 20। तो 20 छोटी खोज पाए हैं और 7 बड़ी, तो टोटल कितना खोज पाए हैं, 27। समझ रहे हो, 27। तो अब पीपीटी में जो चीज नहीं भी है, मैं देखो यहाँ अतिरिक्त क्वेश्चन तुम लोग को और देता रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन पूछा ज्ञात छोटी प्लेटों की संख्या 20, ठीक, ज्ञात कुल प्लेटों की संख्या 27, ज्ञात बड़ी प्लेटों की संख्या 7, ठीक ना, 7। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हाँ देखो वही बात पूछा हुआ है, ठीक, स्थल मंडल को 7 बड़ी, 7 बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए, ठीक। 1 मिनट बच्चों, रुक जाओ जरा, कुछ ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ये कुछ आवाज़ कर रहा है सिस्टम में, पता चले कि मैंने क्लास ले लिया और कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, सही कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ ये कुछ आवाज़ आ रहा था, वो मैसेज की आवाज़ आ रहे थे व्हाट्सएप के, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमें चौथे क्वेश्चन का आंसर मिला, ठीक। आगे चलते हैं। प्रवार यानी मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अभी अभी यहाँ बच्चों देखो, देखो यही सब फायदा होता है पॉइंट सुनने का, ठीक ना, पॉइंट सुनने का। देखो मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक ना, मेंटल का ऊपरी भाग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक ना, एस्थेनोस्फीयर, ठीक, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था ना, ठीक। देखो यहाँ क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है। ये देखो मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो दुर्बल मंडल, ठीक ना, एस्थेनोस्फीयर, ठीक। देखो सुने रहोगे अगर, सुने रहोगे अगर कॉन्सेप्ट को, तो उसमें तुमको आंसर मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना, ठीक। अच्छा आगे चलें। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है, मीठा जल है। तो ये बच्चों फिर देखो, फिर देखो ये समझाने के यही फायदे हैं, समझाने के यही फायदे हैं कि यहाँ देखो 2.7 क्या लिखे, ग्लेशियर झील, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गए, मीठे जल में इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2.7%, ठीक है। चलो, भ्रंश रेखाएं, फॉल्ट लाइंस किस कारण से बनती हैं, ठीक ना, किस कारण से बन सकती हैं, बाढ़ से बनेगा ना, अचानक बारिश से किसी कीमत पे नहीं, तूफान से बनेगा नहीं, भूकंप से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, फ्रंट, ठीक ना, फॉल्ट, फॉल्ट, तो फॉल्ट मतलब क्या, भ्रंश। मैंने बच्चों तुम लोग को याद करो पढ़ाया हुआ है भ्रंशोत्थ पर्वत, जिसको मैंने तुम लोग को क्या बताया था, इसी को हम कहते हैं अवरोधी पर्वत, अवरोधी पर्वत। इंग्लिश में क्या बोले थे हम इसको, इसको बोले थे ब्लॉक माउंटेन, ठीक ना, ब्लॉक माउंटेन, ये बताया था, ठीक। तो यही, तो जब भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, जैसे आया भूकंप, ठीक ना, भूकंप आया ना रात में, ठीक। तो ये, ठीक है, तो अब भूकंप आएगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि धरातल जो है ना फट जाते हैं, समझ रहे हो ना, फट जाते हैं, फट जाएगा, क्या होगा, भ्रंश, भ्रंश मतलब क्या, दरार, भ्रंश मतलब दरार, ठीक है। तो किससे उत्पन्न होगा, भूकंप से। दूसरा किससे होगा, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से भी होगा, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों जो भूकंप आया था रात में, ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए सुखद संकेत नहीं है, ठीक ना, सुखद संकेत नहीं है, क्योंकि हमारे धरातल के अंदर ये जो लगातार अब बढ़ रहे हैं ना भूकंप के झटके हमारे धरातल के अंदर, याद करो मैंने बच्चों जो पॉइंट बताया हुआ है तुम लोगों को, हॉट स्पॉट जोन, बेनियाफ जोन, ठीक है, हॉट स्पॉट जोन से मैग्मा का, ठीक है, ऊपर आना, कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होना और धरातल को चोट मारना। तो ये मैग्मा जो अंदर है ये क्या हो रहा है बच्चों, ये और बढ़ रहा है, ठीक ना, और बढ़ रहा है। तो देखो कोई ठिकाना नहीं है कि कब, ठीक है, कब ये भूकंप हमारे यहाँ या नेपाल, मेन सेंटर क्या है, नेपाल, हम लोग का जो जोन है यूपी, ठीक ना, जोन 4 में है, खतरनाक जोन, समझ रहे हो ना, सबसे खतरनाक जोन में है हम लोग, समझ रहे हो। तो ये जोन 4 में है, नेपाल भी यही, ठीक। तो क्या होगा, नेपाल में सब सेंटर नेपाल ही रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोस्फीयर जो है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो सेंटर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, नेपाल में, समझ रहे हो, वहीं तोड़ने का प्रयास कर रहा है।
तो रिक्टर स्केल हाई रहेगा, तो अगर मान लो वहाँ 8 आया तो मारेगा, तबाह कर देगा, ठीक। परंतु वहाँ 8 तो हमारे वहाँ 7.5, समझ रहे हो, या 8 से कुछ कम, तो यहाँ भी बहुत नुकसान करेगा, और ऐसी संभावना है, समझ रहे हो, कि आ सकता है, ठीक। तो देखेंगे देखेंगे हम लोग कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि जब भी आए भूकंप, तो ऐसा नहीं है कि हमको एकदम से डर वर के हो जाना है, नहीं। कोई भी बिल्डिंग बन रहे हैं आजकल बिना पिलर के नहीं बन रहा है, तो इतना भी नहीं है कि पिलर तुरंत गिर जाएगा, ठीक ना, समय मिलेगा, ठीक। हाँ, जब भी आए खुले मैदानों में आप निकल जाइए, ठीक। यहाँ आंसर क्या हो गया, भूकंप। कोई यहाँ पे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, ठीक। सुनामी किस कारण से होते हैं, ठीक, तूफान के कारण नहीं, तूफान आएगा तो सुनामी नहीं उत्पन्न होता है, ठीक ना, लहरों में हलचल आती है, ठीक ना, गति उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ठीक, किस कारण से नहीं होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक होगा। समुद्र के नीचे भूस्खलन, बिल्कुल उससे भी आएगा। भूकंप, ये तो बिल्कुल आएगा, जबरदस्त आएगा। तो यानी आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ किस कारण से नहीं होता है, तूफान से सुनामी नहीं आता है, ठीक ना, तूफान से क्या होगा, सुनामी नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ ये बात क्लियर, ठीक। अच्छा, अब देखें आगे हम लोग, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होती है, ठीक। यानी कि अब यहाँ, ठीक, ये मान लो समुद्र वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्रस्ट किससे बना है, ठीक ना, क्रस्ट का पार्ट समुद्र का, वो कह रहा है कि किससे बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाला मैटर है, ठीक ना। हालांकि कॉन्सेप्ट इसमें भी है, परंतु बच्चों इसको अगर मैं अभी तुम लोग को समझाना शुरू करूं तो प्योर यूपीएससी के कॉन्सेप्ट में ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ के लिए बस इतना याद रख लो, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह, ठीक है, को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अच्छा देखो, वही मैं कह रहा था ना कि शायद इस ये क्वेश्चन है, ठीक। तो 3 प्रकार में, ठीक, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है, ठीक ना। तो अब पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, क्या कहलाता है, जो प्रशांत महासागर में मौजूद है, ठीक। तो चैलेंजर द्वीप, ठीक ना, चैलेंजर द्वीप। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि, अच्छा, अब ये बच्चों टाइम टेकन है, ठीक है, टाइम टेकन है, मगर यहां से क्वेश्चन अगर बना तो तुम लोग को बेहद आसानी से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे तुम लोग को दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं है, वो यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 5 मिनट्स लग जाएंगे यहाँ पे मुझे समझाने में इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे देखो, मैंने कहा ये मान लो यहीं पर्वत बना दिया, ये पेड़ पौधा बना दिया, आदमी, ठीक है, ये हो गया मकान। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थल, स्थल। और इधर आ जाए, इधर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों महासागर या सागर, ठीक, सागर। दो शब्द है, हाई प्रेशर और दूसरा है लो प्रेशर, उच्च दाब और उच्च दाब और निम्न दाब, निम्न दाब। यहाँ बच्चों क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, ठीक ना, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, कई क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे। तो जैसे उच्च दाब कहाँ होगा, उच्च दाब मतलब क्या, वायु का उच्च दाब, ठीक ना, यानी कि वायु जो है उसका दबाव जहां ज्यादा होगा, ठीक। तो ज्यादा दबाव कहाँ होगा, जो क्षेत्र ठंडा होगा, ठीक ना, ठंडा। तो यानी कि जहां ठंडा क्षेत्र होगा तो हाई प्रेशर होगा, और जो क्षेत्र गर्म होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ठीक। तो उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो अब जरा देखो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, ठीक है, ठंडा, हाई प्रेशर। यहाँ पे मैंने बच्चों बना दिया यानी कि दिन का समय, दिन का समय। तो दिन के समय में बच्चों एक बात याद रखना,
समुद्र, समुद्र इसका क्या रोल होता है, जल्दी गर्म होगा और ये सॉरी देर से गर्म होगा, देर से ठंडा। ठीक, ये इसका हो गया मैटर, देर से गर्म, देर से ठंडा। स्थल का क्या पहचान है, स्थल में क्या विशेषता है, जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा। तो दिन का समय अगर है तो स्थल क्या होगा, स्थल ये हो जाएगा गर्म, गर्म। और दिन के समय ही समुद्र क्या है, स्थल की अपेक्षा समुद्र भाई देर से गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा। तो अभी क्या है, दोनों की अपेक्षा स्थल भाग क्या है, गर्म है, और सागर भाग क्या है, अभी ठंडा है। ठीक ना, तो ये देर से गर्म होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ठंडा। मैंने क्या बोला कि जहाँ ठंडा होगा, ठीक ना, जहाँ ठंडा होगा वहाँ वायु दाब उच्च होगा, तो यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर। और जहाँ गर्म है वहाँ लो प्रेशर। हवाओं का एक स्वभाव क्या है, ये चलते हैं किधर से किधर, ये हाई प्रेशर जोन से चलते हैं लो प्रेशर जोन की तरफ। ठीक ना, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। इतनी बात क्लियर। तो अब वायु किधर से किधर चलेगा, तो वायु चलेगा यहाँ पे हाई प्रेशर है तो समुद्र से चलेगा किधर, स्थल की तरफ। तो एग्जामिनर पूछेगा कि जब समुद्र से स्थल की तरफ वायु चलती है, पवन चलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों समुद्र समीर। इसको हम बोलेंगे समुद्र समीर। ठीक, समुद्र समीर। अच्छा, अब इसको हम मिटाएं, अब इसको मिटाएं और इसको यहां कर दें चांद, यानी कि रात। रात का समय है तो अब जाहिर सी बात है, रात का समय है, रात का समय है, तो अब क्या दिक्कत आने वाली है, अब दिक्कत ये आने वाली है कि अब ये परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो रात के समय में क्या होगा, स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, तो स्थल अगर जल्दी ठंडा तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि समुद्र अभी भी क्या है, समुद्र अब जो है क्या है, गर्म है। ठीक है, स्थल क्या है, ठंडा हो चुका है, परंतु समुद्र अभी क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे लो प्रेशर। तो अब हवा, अब ये पवन किधर से किधर चलने लगेगा, तो अब ये चलने लगेगा इधर से इधर। ठीक ना, तो ये परिस्थिति क्या होगी, इसको हम बोलेंगे, स्थल से इधर जा रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे स्थल, स्थल समीर, स्थल समीर। ठीक, तो इतनी बात हम लोग को यहाँ पता चली। तो अब जरा हम लोग देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ठीक ना, जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्यों, क्यों जो है जमीन से समुद्र की ओर चलेगा रात के समय। ठीक है, तो अब देखें रात के समय जमीन से समुद्र की ओर क्यों चलेगा, भूमि पर कम दाब बनाया जाता है। ठीक है, नहीं कम दाब नहीं होगा, भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। ठीक है, भूमि पानी की तुलना में, ठीक है, धीमी गति से ठंडा होगा ना, पानी भूमि की तुलना में, भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक, और यहाँ क्या दिया, डी, डी दिया है यहाँ पे, समुद्र में उच्च दबाव बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ तुम लोग को बच्चों आंसर मिल गया होगा। ठीक है, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से क्या होगा, ठंडा होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि देर से गर्म होगा, देर से ठंडा, तो देर को धीमा शब्द लिख लो। ठीक है, धीमी गति से ठंडा होगा, ठीक है, धीमी गति से गर्म होगा। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, तो यहाँ आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ सी। ठीक, तो अगर यहाँ क्वेश्चन इस टाइप का कुछ बना तो तुम लोग इसको, ठीक है, आंसर दे लेना। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट इसका बच्चों ले लो, समझ रहे हो। चलो ठीक, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, पानी का, ठीक है, ये ऊपर उठना। ठीक, तो अब देखो, अब देखो ये समुद्र, तो समुद्र का ऊपर उठना, समुद्र का मतलब समुद्र का जो जल है उसका पूरा सतह, ठीक ना बच्चों। देखो पानी में एक क्या होता है, लहर उत्पन्न होती है, तो लहर नहीं, ये समुद्र का जो सतह है ना, यही ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे ये क्या होगा, ऐसे ऊपर उठेगा।
तो जब ऊपर उठेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वार। और जब ये नीचे गिरेगा तो इसी को हम बच्चों बोलते हैं क्या, भाटा, ना, भाटा। तो अब ज्वार और भाटा ये क्यों आते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक, दोनों संयुक्त रूप से लगाएंगे तो वृहद ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है, वृहद ज्वार उत्पन्न होगा। अगर सूर्य और चंद्रमा की बात करें कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी को खींचने का प्रयास कर रहा है, समझ रहे हो, पृथ्वी को खींचने का प्रयास कर रहा है, परंतु पृथ्वी को खींच नहीं पा रहा है। तो पानी जो है इसको खींच ले रहा है, तो परंतु ये इतना दूर है कि इसका पावर इतना नहीं लग सकता है कि हमारे इस स्थल का जो पानी है, ठीक है, उसको ये खींच के ऊपर लेते जाए। तो है क्या, खींचेगा, परंतु पृथ्वी क्या है, अपने शक्ति से उसको वापस खींच लेगी। एक एग्जाम्पल स्वरूप समझ लें कि अगर ये पेन है, पेन को मैंने बच्चों यहां से पकड़ लिया, मैंने ज्यादा हिस्सा पेन का खुद पकड़ा है और किसी एक बच्चों को कह दिया कि लो पकड़ के खींचो, ठीक, तो हो सकता हो वो मुझसे बहुत शक्तिशाली हो, ठीक ना, बहुत ताकतवर हो, तो वो खींच के बस ऐसे ले जाए, मगर फिर क्या होगा, कितना भी ताकतवर होगा वो उंगली से पकड़ पाएगा, पूरी मुट्ठी उसकी नहीं पकड़ा पाएगी, ठीक। तो मैंने चूंकि क्या है, मैंने यहाँ इतना पकड़ रखा है तो वो खींच के ऐसे ले जाएगा, मगर हम फिर वापस खींच लेंगे। तो वही क्या होगा, सूर्य दूर होने के कारण बल कम लगा पाएगा। चंद्रमा के साथ भी यही है, ठीक। तो अब बच्चे जब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों में सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बल किसका होगा, तो बच्चों को लगता है कि सूर्य बहुत बड़ा है इसलिए इसका फोर्स ज्यादा होगा, ठीक, नहीं, चंद्रमा का होगा। अब क्यों चंद्रमा का होगा, क्योंकि बच्चों चंद्रमा हमसे काफी नजदीक है, सूर्य हमसे क्या है, काफी दूर है, ठीक। इस वजह से सूर्य और चंद्रमा में अगर बात करें कि दोनों में से किससे वृहद ज्वार आएगा, तो वृहद ज्वार का यहाँ पे स्थिति आएगा चंद्रमा से। बात क्लियर, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ज्वार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक ना, ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। अब ये बच्चों याद करना होगा, तुम लोगों को याद करना होगा, मैंने तुम लोग को बताया था क्या, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में मैंने बताया कि ऐसे ये क्या है, ऊपर कनाडा, ऊपर कनाडा, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर क्या, मैक्सिको, समझ रहे हो। तो ऊपर क्या है, ऊपर बच्चों ये ध्रुवीय क्षेत्र है ऊपर। तो अब पूछ रहा है कि कनाडा, कोलंबिया, चिली, चीन, इनमें से कौन ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित कौन होगा, कनाडा, ठीक ना, कनाडा, ठीक। चिली वगैरह, चीन वगैरह, ठीक, उनकी स्थिति देख तुम लोग कॉन्टिनेंट जो मैंने पढ़ाया है उसमें तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, कनाडा। तो जिसने भी 6 महाद्वीप मैंने पढ़ाए हैं, 6 महाद्वीप को जिसने कवर किया है उसके लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। बात समझ में आई, चलो आगे। आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा है भूकंप, ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है भूकंप, तो उसको अब कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, वो बता देगा क्या कि सर प्रशांत महासागर, ठीक ना, रिंग ऑफ फायर की स्थिति कहाँ बनती है, प्रशांत महासागर पे, ज्वालामुखी, भूकंप दोनों में बच्चों मैंने बता रखा है, ठीक। तो बात क्लियर इतनी। काला सागर किस महासागर में है, ठीक, कॉन्टिनेंट अगर पढ़े होगे तो इसका भी आंसर बता लोगे, काला सागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ समझाऊं मैं कुछ। सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ कह रहा है कि ये एक कोई प्लेट है और एक प्लेट यहाँ ऐसे, ठीक। तो ये प्लेट क्या है, ये प्लेट ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक ना, ये प्लेट ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक। तो कौन सा प्लेट नीचे जाएगा, तो महासागरीय प्लेट नीचे जाएगा, जो प्लेट भारी होगा वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा। और ये महाद्वीपी है तो महाद्वीपी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर होगा। तो यही प्लेट बच्चों यहाँ पिघल जाएगा, तो मैंने क्या बताया है, ये बन जाएगा बेनी ऑफ जोन। यहाँ से मैग्मा निकलने का क्या करेगा, यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा,
जब प्रयास करेगा तो क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा। ठीक है, टक्कर मारेगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा। भूकंप, पूरा ये एस्टोनिस्फीयर का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लावा मौजूद है, लावा मौजूद है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हैं, तो मान लो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज़्यादा, तो अब क्या होगा, ये जोन जो होगा हॉट स्पॉट जोन, तो अब क्या होगा, ये ऐसे टक्कर मारेगा, टक्कर मारेगा तो क्या होगा, यहाँ की मकानें वगैरह जो है वो क्या होंगी, वो हिल जाएंगी, हिल जाएंगी तो हम क्या कहेंगे कि सर आ गया है भूकंप, तो जैसे रात में आया था भूकंप। यही मैग्मा क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो खूब ज़्यादा मैग्मा लेके टक्कर मारेगा, तो जब टक्कर मारेगा तो अभी 6.4 था नेपाल में, पता क्या चलेगा, रिक्टर स्केल 8 पे आ गया। समझ रहे हो, तो ये तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये जब प्लेट नीचे जाता है ना, तो अभिसारी प्लेट, ये सब क्या है, अभिसारी, तो अभिसारी प्लेट ये जब नीचे जाए तो इसी को कहते हैं अभिसरण, अभिसरण। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, अभिसरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो, अभिसरण सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं, टक्कर हुआ ना। ठीक, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है, देखो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, आ गया, तो 4। ठीक ना, कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो बच्चों यहाँ आंसर क्या है, 4 क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो यहाँ बच्चों कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डूरंड रेखा, ये एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा, तो ये है भारत और पाकिस्तान। ठीक, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, भारत और चीन। जिन्ना रेखा, जिन्ना रेखा का जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, तो ये बात याद रखो, डूरंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, कौन सा जलमार्ग श्रीलंका को भारत से अलग करेगा। ठीक है, तो ये बना दिया बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने बना दिया है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, और यहाँ बना दिया है बच्चों मैंने श्रीलंका, और यहाँ बीच में है एडम ब्रिज, आदम ब्रिज। ठीक है, तो ये बच्चों जो समुद्र का पार्ट है, ऐसे समुद्र यहाँ पे ये इस तरह से विभाजित है बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पार्ट को हम बोलते हैं जल संधि, वाटर स्ट्रेट। ठीक ना, बोलते हैं जल संधि, वाटर स्ट्रेट्स। ठीक ना, इस जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है, ये पाक जल संधि है। ठीक, तो कौन सा जल संधि अलग करेगा भारत श्रीलंका को, तो पाक जल संधि, पाक वाटर स्ट्रेट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, कौन सा देश पूर्व में स्थित है, भाई श्रीलंका तो नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, बचा बांग्लादेश और बचा नेपाल। अब इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो एक कौन चूज होगा बच्चों, बांग्लादेश होगा। क्यों होगा, देखो ये बनाया भारत का मैप। ठीक, और यहाँ बच्चों है बांग्लादेश, नेपाल कहाँ है, ये यहाँ से, यहाँ नेपाल। ठीक ना, ये यहाँ नेपाल। ठीक, तो अब देखो, क्योंकि नेपाल का शुरुआत बच्चों देखो यहाँ से होता है। ठीक ना, ये यहाँ से स्टार्टिंग है, और इस दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, इधर से ही। ठीक ना, यहाँ, तो इसलिए इन दोनों में अगर हमको चूज करना हो पूरब में कौन होगा, तो बांग्लादेश। समझ रहा हो, और अगर यही मान लो हमारा पड़ोसी यहाँ म्यांमार है, म्यांमार, अगर ऑप्शन में म्यांमार होता तब ये दोनों किसी कीमत पे आंसर नहीं होते, तब कौन बनता, तब हो जाता म्यांमार। म्यांमार, सब देखो मैप देखने की आवश्यकता है। ठीक ना, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, बांग्लादेश। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं बनाती है। ठीक ना, सीमा नहीं लगती, यानी कि भारत का क्षेत्र जो है उससे नहीं सटा होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है, चीन भी सटा हुआ, म्यांमार भी सटा हुआ, श्रीलंका नहीं सटा हुआ, क्योंकि पाक जल संधि से क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक,
भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक ना, किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। तो अब भारत का एक सामान्य परिचय मैंने बच्चों बताया था, ठीक। तो उस चैप्टर को अगर अच्छे से किए होगे तो इसका आंसर तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। तो भारत भूटान के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ, सिक्किम बनाएगा, वेस्ट बंगाल के साथ बनाएगा, असम के साथ बनाएगा, अरुणाचल के साथ बनाएगा, ठीक है। तो ए, ठीक। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है, ठीक ना। तो बच्चों सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ कौन होगा, श्रीलंका। कैसे होगा, यहाँ हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो ये क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की जो खाड़ी है ये क्या करेगा, श्रीलंका को भारत से अलग करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो द्वीपीय पड़ोसी देश तो भाई, द्वीपीय पड़ोसी देश यहाँ हम देखें तो श्रीलंका हो गया, यहाँ लक्षद्वीप है, और थोड़ा सा और नीचे अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे तो मालदीव है, मालदीव, ठीक ना। द्वीपीय पड़ोसी देश ये माने जाते हैं मालदीव, ठीक। श्रीलंका और मालदीव पहले ही ऑप्शन आ गया, श्रीलंका और मालदीव, बाकी देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो भाई न्यूजीलैंड उन्होंने दे रखा है, अजीब बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बच्चों पढ़ाया है मैंने नदी में, सिंधु नदी में, ठीक ना, सिंधु नदी। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, सिंधु। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बढ़ा दूं तुम लोग का, तो क्रम से देखो, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, इसमें आके 5 नदियां मिली हुई हैं, 5 नदियां। तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं, 5 नदियां हैं, JH झेलम, CH चेनाब, R रावी, V व्यास, S सतलज। ये क्रम है बच्चों, ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाने के लिए दे देगा, ठीक। तो अब ये हो क्या हो गया, सिंधु, 6 नदी हो गई। तो देखो सिंधु, झेलम, चेनाब, ये तीनों जो हैं 1960 में, 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, ठीक ना, अध्यक्षता क्या, मध्यस्थता बोले, मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है, सिंधु जल समझौता, जिसके तहत ये जो 3 नदी हैं इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत, ठीक। अब ये 3 रावी व्यास सतलज का 80% भारत और 20% पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो सिंधु नदी, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, काम की बात है ये, ठीक है। अच्छा ये फिर रिपीट हो गया क्या, 2 बार ये रिपीट हो गया है, ठीक है। हाँ, अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक। अब यहाँ बच्चों भारत के मैप की जरूरत है, ठीक है, मैप की जरूरत है। मैप मेरे दिमाग में तो देखो बैठा हुआ है, जो बच्चे एटलस लिए हैं मेरा वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद से वो क्या करें, उसके बाद से वो चेक कर सकते हैं, ठीक ना, उसके बाद से वो चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आंसर निकल के क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा त्रिपुरा, ठीक ना। तो जब बच्चों चेक करोगे, ठीक, तो त्रिपुरा तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मैप अब निकालूंगा, ठीक है, तो समय लगेगा, छोड़ो, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान, ये तो कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जबकि ये होना चाहिए किसमें, ये बच्चों होना चाहिए स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है ना ये, ठीक है। खैर आ गया है, ठीक है, आ गया है, तो इसको देख ही लिया जाए। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा, ठीक है, तो सांदू, ठीक ना, सांदू, ठीक, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, बता सकते हो आसानी से तुम लोग, कैसे, नदी पढ़ा दिया है, आंसर क्या है, गोदावरी, गोदावरी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी की इन मोड़ों को कहते हैं क्या, ठीक। तो ये नदी जब आती है ना बच्चों, नदी आती है तो देखो कुछ इस तरह से
नदियां देखोगे ऊपर से तो कुछ इस तरह से सांप जैसे चलता है ना, कुछ इस तरह से ये नदियां आगे बढ़ती हैं मैदानी भागों में, ठीक ना, मैदानी भागों में सांप की तरह। तो सांप मतलब सर्प, सर्प मतलब विसर्प, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक ना, 32 का आंसर हो जाता है हमारा डी, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल कौन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों 6 नदी लिखी थी सिंधु छोड़ के, तो क्रम से मैंने बताया था, ठीक है। तो पंचनद में शामिल कौन नहीं है? तो सिंधु शामिल नहीं है, ब्यास, सतलज, रावी है ही, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया सिंधु, ठीक ना। चलो, कौन सी नदी में धुआंधार प्रपात? अच्छा, प्रपात मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? प्रपात मतलब है यहाँ पे जल प्रपात, ठीक है। तो धुआंधार जल प्रपात, धुआंधार जल प्रपात पढ़ा दिया है मैंने, जल प्रपात उसमें है क्वेश्चन, देख लेना। धुआंधार जल प्रपात का निर्माण होता है तो ये है नर्मदा नदी। गंगा नदी की मुख्य धारा को, भाई गंगा नदी की मुख्य धारा को याद करना होगा, ये आया अलकनंदा और ये आया भागीरथी। तो मुख्य नदी क्या है? भागीरथी, आंसर हो गया भागीरथी। किस शहर गंगा और यमुना नदी के संगम, ये भी पढ़ा चुका हूं बच्चों, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो मैंने बच्चों बताया था कि दो नदियां ऐसी हैं जो ढाल के विपरीत बहती हैं और वो भ्रंश से होकर बहती हैं, ठीक ना। तो ऐसे इधर से आई हुई हैं, ठीक है। तो कौन आया हुआ है? तो नर्मदा आई हुई है और तापी आई हुई है। याद करोगे नदी वाला चैप्टर याद आ जाएगा, ठीक। और ये कहाँ से? भ्रंश, भ्रंश मतलब क्या? दरार, ठीक ना, दरार। तो क्वेश्चन है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, सोन, कोसी, लूनी, नर्मदा, तापी, ठीक ना। हाँ, आंसर हो गया तापी, ठीक है। चलो, 39, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? ठीक ना, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक। तो कौन होगा? कोसी, ठीक ना, ये सब पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो ये रवि लिखा है, रावी होगा, ठीक है। तो कोसी किसकी है? ये गंगा की है, गंगा की, ठीक है बच्चों। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक ना, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं। ये बच्चों थोड़ा सा तुम लोग के लिए कठिन क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो कोयना है, घाट प्रभा, ठीक है, माल प्रभा, पंचगंगा, ठीक है। यहाँ है बच्चों वेन्ना, वेन्ना जो है ये सहायक नदी नहीं होगा, ठीक ना। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी स्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें, ठीक ना, व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण, मैंने कहा था ना बच्चों कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। रुको रुको, तो सिंधु नदी ये है और इसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु के बाद जो है झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक। देखते हैं जरा, ठीक, व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ये नंबर 1, ठीक है, सिंधु, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक। तो सिंधु, चेनाब, सिंधु के बाद चिनाब चाहिए, चिनाब के बाद रावी चाहिए, चिनाब, रावी, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक ना, ऑप्शन डी। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने क्या बोला कि एक भी क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के नहीं है, ठीक ना, टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और किसी भी एग्जाम, किसी भी कंपटीटर का अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं तैयार है तो फिर जान लो वो हमेशा मुसीबत में रहेगा, ठीक ना। पहले ये हमारा तैयार होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? ठीक, अब यहाँ भी बच्चों थोड़ा सा तुम लोग को कठिनाई होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? ठीक है, भागीरथी नदी पर बांध की बात हो रही है, सब फालतू का बकवास। तो यहाँ क्या है? टिहरी, ठीक ना, टिहरी, ठीक। चलो, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये बच्चों नदी, जब मैंने हिमालय पर्वतमाला जब पढ़ाया था तो हिमालय पर्वतमाला में
ठीक है, ये मैंने तुम लोग को आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर, ये भी रिपीट हो गया है। गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में, ठीक है, नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। तो अब यहाँ आंसर हो जाएगा कृत्रिम झील गोविंद सागर पर सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, तो बच्चों लूनी है, ठीक ना, लूनी। तो ये अच्छा ऑप्शन ही यहाँ पे सी पहले लिखा है, लिख दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लूनी, ठीक है। भारत और श्रीलंका बनाने वाला टापू के एक समूह से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी सेतु, सिसिली नदी पुल, भूपेन हजारिका पुल, एडम्स ब्रिज, ठीक ना, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ठीक है। हनुमान जी यहीं से गए थे, ठीक है, माता सीता के पास। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर, बच्चों याद करो, पढ़ाया है ना मैंने, भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक ना, तो किसको बोलते हैं, कोलकाता, ठीक ना। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह, ठीक ना, किसमें स्थित है, तो ये शायद मैंने इसमें भी लौह अयस्क वाला पॉइंट शायद मैंने बच्चों बताया था, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं। यहाँ आंसर बच्चों क्या है, लोहे का निर्यात, ठीक है, किस बंदरगाह से होता है, गोवा से, ठीक ना, गोवा से। तो मरमा गाँव, ठीक ना, याद करो गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मरमा गाँव, ठीक। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, ठीक ना, यमुना नदी का संगम, बच्चों देखो ये प्रयागराज, ये फिर रिपीट है, इलाहाबाद और प्रयागराज नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से आया हुआ है श्योक, गिलगित, काबुल, सोन नहीं है, ये किसकी है, ये है बच्चों गंगा की, ठीक ना, गंगा की। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक ना, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या कर लिया है, जिला पूछ लिया है, तो राजस्थान में कहाँ है, जयपुर। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, ठीक ना। अब बच्चों ये देखो, ये देखो तुम लोग को ये सब मैंने बच्चों बताया है, फिर कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, देवप्रयाग, ठीक। और सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, सब बच्चों मैंने पढ़ाया है, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, ठीक। तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ, ठीक है, कुमाऊँ, तो ये कुमाऊँ होगा बच्चों, ठीक ना, ये कुमाऊँ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बच्चों ये 55 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, ठीक है, कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक। तो क्लास को छोड़ते हैं बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।